अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद इस वक्त सेंटर स्टेज है, मरकज़ निगाह है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ हैं और सब तवक्को रखते हैं और दुआ भी कर रही होगी पूरी दुनिया के इस्लामाबाद के अंदर जो पीस प्रोसेस शुरू होना है, इसका नतीजा ऐसा हो कि जिसके नतीजे में मुस्तकिल जंग बंदी इस इलाके में हो सके और अमन की तरफ दुनिया बढ़ सके। पूरी दुनिया की इकॉनमी एट स्टेक है। ये सिर्फ ईरान या अमेरिका के दरमियान तनाज़ा नहीं है, बल्कि इस तनाज़े के नतीजे में जो आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई तो दुनिया को पता चला कि ये सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से जो 20% तेज़ की गुज़रगाह है बैनुल-अक़वामी मार्केट में, इसी ने पूरे यूरोप की इकॉनमी को हिला के रख दिया। इस वक्त जो अमेरिका के अंदर तेल की कीमतें हैं वो यूरोप से ज़्यादा हैं। जो फ्यूचर इस वक्त WTI के ट्रेड हो रहे हैं वो $102 पे दोबारा चले गए। कल रात $90 पे आ गए थे, अब दोबारा $102 पे चले गए। लेकिन ये फ्यूचर प्राइसेस हैं। जो स्पॉट ट्रेड है वो $150 पे चली गई है। सब इस वक्त वो सट्टे वाली कैफियत होती है ना, ऑयल मार्केट के अंदर वो चल रही है। एक तो दिल ये कहता है लोगों का कि इसके नतीजे में ऐसा माहदा हो जाएगा कि जंग बंदी हो जाएगी, आबी गुज़रगाहें खुल जाएंगी, इंसानी जानों का जो ज़िया हो रहा है वो रुक जाएगा। और पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो यकीनन ये भी दुआ मांगते होंगे कि मुसलमान मुल्कों के अंदर खून रेज़ी का सिलसिला रुक सके, ना सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि लेबनान, यमन के अंदर और बाकी मुल्कों के अंदर भी। और ये तनाज़ा कोई ऐसी शक्ल ना इख्तियार कर ले कि सऊदी अरब, ईरान या किसी और UAE या ईरान के दरमियान बहुत ही पेचीदा सूरत हाल ना पैदा हो जाए। पाकिस्तान ने इसमें बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले किया, ना सिर्फ अमेरिका को कायल करने के लिए, ईरान को कायल करने के लिए, बल्कि मुसलमान मुल्कों को समझाने के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ को इंगेज करके कि आपस में आप मुतनाज़ा शक्ल ना, तनाज़े को इतनी हवा मत दीजिएगा कि आपस में लड़ाई शुरू हो जाए, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। सऊदी अरब पे अटैक होता था तो जिसके साथ हमारा डिफेंस पैक्ट भी है और हम पाबंद हैं कि सऊदी अरब के साथ खड़े हो, और इस माहदे से हट के भी हमारा सऊदी अरब के साथ एक बहुत दिली और जज्बाती और मजहबी वाबस्तगी है मक्का और मदीना के साथ, तो हम हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए वैसे भी पूरी कौम तैयार होती है। लेकिन सऊदीज़ को समझाते थे कि आपने गुस्सा नहीं करना और बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना है। आज भी पाकिस्तान की तरफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा को कॉल किया गया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मोहम्मद बिन सलमान से बात की। आज एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने आपस में बात की और पाकिस्तान इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है, इन दोनों ममालिक को समझाने के लिए भी कि आपस में नहीं उलझना, और साथ अमेरिका को समझाने के लिए भी कि थोड़ा सा आग के ऊपर पानी डालें, नीचे लेकर जाएं। लेकिन इसराइल इस मामले में एक बहुत ही बड़े साजिशी अंसर का किरदार अदा कर रहा है। पहले वो अमेरिका को उकसाकर इस इलाके में ईरान के ऊपर हमला करने के लिए लाया, आज उसने लेबनान के ऊपर अटैक करके एक स्पॉइलर का रोल मुकम्मल तौर पर अदा किया कि जैसे ही बातचीत आगे शुरू होने वाली है तो उसने लेबनान के ऊपर हमला करके कई 100 अफराद को वहाँ शहीद कर दिया। तो आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं, इकबाल साहब और जनरल मोहम्मद सईद साहब, उन दोनों से ये पूछेंगे कि क्या बनने वाला है और इस सूरत हाल क्या होगी इस इलाके की। सबसे पहले जनरल सईद साहब से ही पूछते हैं। जनरल सईद साहब, इस्लामाबाद में जो पीस टॉक्स शुरू हो रही हैं, इस्लामाबाद के ऊपर सारी दुनिया निगाहें रख के बैठी होगी कि क्या बनता है, आपका इसके ऊपर क्या तबसरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। पाकिस्तान और इस्लामाबाद के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। पिछले 41 दिन से जिस परेशानी का शिकार थी पूरी दुनिया, सिर्फ वो ममालिक नहीं जो कि डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व थे, पूरी दुनिया, तमाम बर आज़म जो है सब में तमाम ममालिक, तमाम लोग परेशान थे, तमाम इन्वॉल्व थे। और अभी सबको, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि इस्लामाबाद से ये जो सीज फायर है इसको मुस्तहकम करने के लिए और एक देरपा अमन खित्ते में लाने के लिए कोई रास्ता निकलेगा। अच्छा, ये जो अब तक की अचीवमेंट है कि सीज फायर 15 दिन के लिए करा लेना और रिटर्न फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ अ कैटास्ट्रॉफ 2 दिन पहले जो था, और पार्टीज टू दी कॉन्फ्लिक्ट को एक को छोड़ के इस पे कायल कर लेना कि आए बैठ के बात करें और बातचीत से इसका कोई हल निकालने की कोशिश करें। ये दोनों बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। तो जो अब तक अचीव हो गया है उसके लिए भी पाकिस्तान के एक तो जो एक मुस्बत रेलेवेंस दोबारा से इस्टेब्लिश हुई है, एक बहुत जोर के साथ पूरी दुनिया के साथ, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। एक जो पाकिस्तान की पहचान एक मिलिट्री कुव्वत के तौर पर मई 2025 में सामने आई थी, उस पे आप कह लें 4 चांद लग गए हैं। और अभी पाकिस्तान की एक नई पहचान एक सियासी और एक सफारती
कुव्वत जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल कर सकती है, वो एक नई रिकग्निशन पाकिस्तान को मिली है। और मैं तो समझता हूं कि इसमें सिर्फ लीडरशिप ही नहीं, पाकिस्तान के तमाम को बहुत खुश भी होना चाहिए और बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जनरल सईद साहब, ये बहुत ही पेचीदा मामला है। एक तरफ इलाके के हमारे मुस्लिम ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं, उनके माबैन भी ईरान, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, इनमें कोई गर्म जोशी ज़्यादा पाई नहीं जाती। दूसरी तरफ इसराइल के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, हम उसको तस्लीम नहीं करते। तो अमेरिका को समझाना, कायल करना, ईरान को समझाना, कायल करना, इलाके के ममालिक को समझाना और कायल करना, और साथ इस बात पे भी नज़र रखना कि इसराइल कोई मज़ीद ऐसी साजिश ना कर दे जैसे उसने कर दी गुज़श्ता रोज़ लेबनान पे हमला करके। कोई सारी सूरत हाल को संभालना बहुत ही मुश्किल और टेढ़ा काम था। आगे आपके ऊपर इसकी क्या राय है, आगे कैसे बढ़ेगा ये सिलसिला? जी, एक तो नदीम साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत ही पेचीदा सूरत हाल थी। आमतौर पे जंगों में जो सियासी वजूहात की बिना पर या नजरियाती वजूहात की बिना पर या मुआशी वजूहात की बिना पर या कोई ऐसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हों जिनकी बिना पर लड़ी जाएं, तो उनमें शिद्दत का एक लेवल होता है, और जहां पे मजहबी जज्बात, रिलीजियस सेंटिमेंट भी बैक कर रहा हो इन बाकी सारी वजूहात को, वहां पर शिद्दत बहुत बढ़ जाती है आगे। और वो हमने देखा कि जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस लेथैलिटी के साथ, जिस पेस के साथ खतरनाक हथियारों से दोनों अतराफ से जो अटैक होते रहे 40-41 दिन मुसलसल बगैर किसी वक्फे के, वो मतलब पिछले माजी करीब में तो उस तरह की इंटेंसिटी और पेस और कहीं नजर नहीं आया। तो बहुत पेचीदा सूरत हाल थी ये, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बात रही स्पॉइलर की, तो एक तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि स्पॉइलर एक नहीं है, इजराइल नहीं है सिर्फ। जो हमारे हमसाए हैं करीब करीब, वो भी उनमें भी पोटेंशियल है कि वो भी स्पॉइलर बन सकते हैं। और जो दोनों तरफ से जो दोनों तरफ से डिमांड्स हैं, जो दोनों तरफ से 15 और 10 डिमांड्स हैं, उनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत बड़ी, स्पॉइलर ना भी कहें तो रुकावट बन सकते हैं इन जो एक डिप्लोमेटिक एफर्ट हो रही है, इसको तेजी से किसी अच्छी समत में जाने से रोक सकते हैं। बहुत सारे निकात ऐसे हैं। जहां तक इजराइल का रोल है, ये हम सबको क्लियर होना चाहिए कि इजराइल जो भी लेबनान में कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कि उसको यूएस की तरफ से इसकी कहीं ना कहीं कोई टैसिट सपोर्ट नहीं है। ये यूएस ने ये जंग इजराइल के लिए लड़ी है। यूएस के कोई अपने, उनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने कहीं कोई ऐसी इनपुट उनको पिछले 10 साल में नहीं दी कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बिल्कुल करीब है, ना ही आईएईए ने कोई ऐसी इनपुट दी है। तो इस जंग में जबरदस्ती उनको जिन जराए से लाया गया वो पूरी दुनिया में डिबेट हो चुके हैं। तो उनके लिए इतनी कॉस्टली जंग लड़ने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप, जिनको बहुत ज्यादा सियासी नुकसान हुआ है अपने अमेरिका के अंदर, और अमेरिका की सुपर पावर होने की जो एक साख थी पूरी दुनिया में, उसको भी बड़ा नुकसान हुआ है। इकोनॉमिक जो लॉसेज हैं उसको आप छोड़ दें, तो उन नुकसानात के बाद ये कैसे हो सकता है कि अगर यूएस कहता है इजराइल को रुकने को तो वो ना रुके। तो मुझे ये लगता है कि जब इस्लामाबाद यूएस का डेलीगेशन पहुंच जाएगा, तो शायद उसके बाद जो लेबनान, जो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट इजराइल कर रहा है, या तो वो रोक देगा या बहुत कम करेगा। और वो कर क्यों रहा है? ईरान के जो इत्तेहादी इजराइल के इर्द गिर्द हैं, जिनको वेस्ट वाले प्रॉक्सीज कहते हैं, और ईरान उनको अपना इत्तेहादी समझता है और उनसे एक बड़ा गहरा ताल्लुक है 25-30 साल का, उनमें से हिजबुल्लाह ही है जिसने 13वें-14वें दिन जंग के से शुरू करके अब तक इतना नुकसान इस जंग से पहले और जून 2025 की जंग में उठाने के बाद भी मुसलसल रॉकेट दागता रहा। वो कुछ जमीनी हमले भी चंद पोस्टों पे उन्होंने किए इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के ऊपर। तो इजराइल तो अपनी एक पोजीशन बड़ी वाजे अपने लोगों को और दुनिया को कर चुका था कि उन्होंने हिजबुल्लाह को डिसिमेट कर दिए, खत्म कर दिए। तो ये उनके लिए एक सरप्राइज था। तो मेरा ख्याल है कि जो अभी उनके पास थोड़ा वक्त है, उसमें वो चाहेंगे कि जितना और क्रिपल कर सकें हिजबुल्लाह को, उनकी लीडरशिप को जितना और टारगेट कर सकें वो कर लें।
लेकिन उम्मीद ये रखनी चाहिए कि एक ब्लैंक चेक नहीं होगा जो इसराइल कर रहा है उसके लिए इसराइल के पास, और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। एहसन साहब, दो बड़े डेलीगेशन हमारे दोस्त मुल्कों की तरफ से इस्लामाबाद, कुछ तो उनकी एडवांस टीम शायद आना शुरू हो गई है। जेडी वैंस अमरीकी टीम को लीड कर रहे होंगे, साथ स्टीव विटकॉफ और जार्ड कुशनर होंगे। उधर से बाकर कालिपोव और अब्बास अराक्ची दोनों वो आ रहे हैं। शायद हो सकता है उनके प्रेसिडेंट का भी कोई प्रोग्राम हो। आपकी तवक्कुआत क्या है इस बातचीत के अमल से? देखिए, सबसे पहले तो नदीम मलिक साहब, मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है कि पाकिस्तान ने दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया, जो कि तकरीबन चंद घंटे में थी। चूँकि अगर खुदा न खास्ता अमेरिका उस डेडलाइन के बाद ईरान पर हमलावर होता, उसके रद्द अमल में जो कार्रवाई ईरान ने करनी थी, उससे ये पूरा खिता आग के शोलों में भड़क उठता, और ये फिर आग यहाँ तक महदूद नहीं रहती। इसके नतीजे में मज़ीद बहुत से मुश्किलात होती हैं। और अगर आप सिर्फ यही तसव्वुर करें कि अगर तेल की कीमत $150-200 बैरल पे चली जाती, तो उसके बाद जो तरक्की पजीद ममालिक हैं, पता नहीं 193 में से 70-80 ममालिक शायद डिफ़ॉल्ट कर जाते, और उसके गरीबों पर, गुर्बत पर क्या असरात होते। तो ये एक, मैं तो समझता हूँ कि एक किस्म की तीसरी मुआशी आलमी जंग के धाने से हम वापस आए हैं। और पाकिस्तान ने जो इसमें किरदार अदा किया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यकीनन बहुत खराज तहसीन के मुस्तहक हैं कि उनके कोशिशों से ये तबाही से हम फिल वक्त बच गए हैं। और मैं समझता हूँ कि अब इतने हाई स्टेक्स हो चुके हैं कि दोनों ईरान की और अमेरिका की लीडरशिप यकीनन अगर यहाँ तक आमादा हुए हैं, तो वो भी एक संजीदगी के साथ आ रहे हैं कि इस मसले का हल निकालें। चूँकि शायद किसी फरीक के लिए भी अब ये मुमकिन नहीं है कि वो इसको एक तरफ़ा तौर पे चला सके। और इसलिए मैं तो पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला यकीनन इन मुज़ाकरात के नतीजे में एक ऐसा हल निकलेगा कि जिससे हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में कामयाब हो सकेंगे। चूँकि अगर इसका इम्कान ना होता कि दोनों फरीकैन संजीदा हैं, तो शायद इस मुज़ाकरात की नौबत ना आती। और पाकिस्तान इसमें इंशाल्लाह पूरा अपना किरदार भी अदा करेगा, और साथ साथ हमारे जो बरादर दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने भी पस पर्दा जो किरदार अदा किया है, हम समझते हैं कि वो भी बहुत मुफीद है, जिसने हमें मजबूती दी सफारती तौर पे। और मैं फिर एक बार अमेरिका के सदर, उनकी लीडरशिप, और ईरान के सदर, उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान पर इस एतमाद का इजहार किया। सर, एक अल्लाह की तरफ बाज़ रहमत का आपके साया होता है ना। पहला मुझे वो रहमत का साया मार्का हक में नज़र आया था। आपको शायद बहुत सारे लोगों को हमें यकीन नहीं था कि हम इतने थोड़े वक्त में उनके 5-6 जहाज़ गिरा के और उसको मलिया मेट, उसका गरूर सारा मलिया मेट कर देंगे। दूसरा ये मुझे अब नज़र आ रहा है कि अमेरिका जो अपने आप को सोल सुपर पावर के तौर पर एक एरोगेंस के साथ पूरी दुनिया में घूमता था, वो बातचीत के लिए इस्लामाबाद आ रहा है। और बाकी तो हमने मुसलमान मुल्कों को जिस तरीके से एंगेज किया, एक तरफ सऊदी अरब हो और एक तरफ ईरान हो, तो वन कैन अंडरस्टैंड कि कितनी मुश्किल सफारतकारी होगी। तो इट्स अ मिरेकल। मैं समझता हूँ कि कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह ताला की ये ख़ास रहमत है, और पाकिस्तान इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और ये हमारे लिए जो एक टर्निंग पॉइंट बना, वो आपने दुरुस्त कहा कि मार्का हक, और इसमें यकीनन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत ने पाकिस्तान के दफ़ाई सलाहियत में एक क्वालिटेटिव चेंज लाई कि माजी की क़यादत जो कि बहुत अपोलोजेटिक थी, उसके मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान की हमारी दफ़ाई क़यादत के अंदर एक एतमाद पैदा किया, एक जुर्रत पैदा की, और एक बड़ी क्लैरिटी के साथ बहुत से फ़ैसले भी किए। और उसी का नतीजा है कि एक ख़ास, जो आप देख सकते हैं इस वक्त सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान बिल्कुल जिसे हकीकत में कह सकते हैं कि यूनिटी है। हर फैसले में एक कॉमन विजन है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, चाहे वो दफ़ाई मामलात हैं, चाहे वो मुआशी मामलात हैं, चाहे वो सफारती मामलात हैं। यही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ नेशन अप्रोच के साथ अगर चलें, तो पाकिस्तान के लिए इम्कानात की कोई कमी नहीं है। अच्छा एहसन साहब, जो अमेरिका को भी ये अमन माहिदा चाहिए, जो उनका जोम था कि हम 3-4 दिन में जाएंगे, फ्लैट करेंगे ईरान को, वो ईरान ने 40 दिन सर्वाइव करके बता दिया है कि वो
कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आप आएंगे तो उसको खा जाएंगे। 9.25 करोड़ की आबादी का मुल्क है एंड दे कैन सर्वाइव, दे कैन रेजिस्ट। और उन्होंने करके और हुर्मुज़ को बंद करके उन्होंने उनके नाको चने चबाने वाली सूरत हाल पैदा की है। अब असल टेस्ट होगा उनका फैसला साजी का। परमानेंट जंग बंदी वो ज़रूरत है इस इलाके की, अमेरिका को भी चाहिए, ईरान को भी चाहिए, ताकि तरक्की का अमल आगे बढ़े। इसके लिए कुछ ऐसी गारंटीज़ भी चाहिए होंगी, शायद चाइना को, रूस को, सबको इंगेज करना पड़े, सऊदी अरब को इंगेज करना पड़े। देखिए इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी, जैसे अभी जनरल सईद साहब भी कह रहे थे कि अमेरिका को इस सारी सूरत हाल में इसराइल ने सक किया है, उन्होंने खींचा है। और शायद अब अमेरिका के अंदर ये सोच पैदा हो रही है कि उन्हें इसराइल के मफादात और अमेरिका के मफादात में एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। ये नहीं है कि अमेरिका अपने तमाम मफादात जो हैं वो इसराइल की खातिर दाव पे लगा दे। और इसीलिए कई अब मुबसरीन ये बात कह रहे हैं कि इसराइल ने अमेरिका को मिसगाइड किया, गलत असेसमेंट्स दी जिसके ऊपर वो इस चीज़ के अंदर आए। लेकिन बहर कैफ जो भी सूरत हाल हुई, अब उसके नतीजे में दोनों फरीकैन के लिए ये जो एक लॉग जैम है, ये ऐसा नहीं है कि इसको बहुत देर तक बरकरार रखा जा सके। अमेरिका की भी जो मोबिलाइजेशन है, जो उनकी अब तक की सूरत हाल है, और जिस तरह ईरान ने रेजिस्ट किया है, मैं समझता हूँ कि वो अगर उस इंतहा पर जाते हैं जिस पर उन्हें जाना होगा, अगर कोई वाकई वो फैसला कुन नतीजा निकालना चाहते हैं, तो उसके अपने मुज़मरात हैं कि उसके जो रात होंगे, उसके जो काउंटर एक्शंस होंगे, वो भी फिर अनमैनेजेबल होंगे। तो इसलिए उनके लिए भी आसान नहीं है। इसी तरह ईरान की लीडरशिप के लिए भी एक फ़ैसला कुन मरहला है कि वो किस हद तक चाहते हैं कि वो ख़ुद को इस मिलिट्री टारगेट के तौर पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी कौमी तरक्की को, यकीनन बिलाशुबा उन्होंने पिछले 20-30 सालों में उनके लिए सैंक्शंस एक ब्लेसिंग बन गए, और उन्होंने उन सैंक्शंस के नतीजे में खुद इन्हिसारी पर तकिया किया, और उन्होंने अपनी खुद सलाहियत, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मईशत है, उसके अंदर पैदा की। तो इसलिए उनको जो अंडर एस्टिमेट किया गया, उसमें शायद ये चीज़ फैक्टर नहीं की गई कि जब उन पर सैंक्शंस लगी तो किस कदर उन्होंने मुख्तलिफ शोबों के अंदर खुद इन्हिसारी हासिल की, और उससे काफ़ी सरप्राइजेज़ उन्होंने दी हैं दुनिया को। सर लेकिन बाज़ चीज़ों में देखें कि नाइंसाफ़ी क्या है कि ईरान के ऊपर वो जो ईरान लीबिया सैंक्शंस एक्ट है, उसकी वजह से हम ईरान से गैस नहीं खरीदते, हम कतर से गैस खरीद के, वो LNG खरीद के तो इधर लेकर आते हैं। अगर वो ईरान लीबिया सैंक्शंस एक्ट में गुंजाइश पैदा करे अमेरिका, तो हम नेबरिंग कंट्री है, बॉर्डर के ऊपर से गैस खरीद के, वो IPI गैस का हमारा प्रोजेक्ट दरमियान में पड़ा हुआ है। तो थिंग्स लाइक दैट शुड बी डिस्कस। मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें इस नेगोशिएशन के अंदर होंगी, एंड लेट अस होप कि एक अच्छा नतीजा निकले, जिससे ना सिर्फ ये कि जंग इस खिते में ख़त्म हो, बल्कि ये खिता स्टेबिलिटी की तरफ जाए। और फिर अगर ईरान से सैंक्शंस ख़त्म होती हैं तो ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खिते के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, जैसे हमारा हमसाया मुल्क है, बहुत सी चीज़ों में हम उनसे तिजारत कर सकते हैं और बहुत इम्कानात पैदा हो सकते हैं। इससे बड़े पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। तो इसीलिए वी आर वेरी होपफुल कि इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने अगर हमें ये मुकाम दिया है, ये मौका पैदा किया है, तो यकीनन ये कामयाबी की तरफ ज़रूर आगे बढ़ेगा, और इससे इस खिते में अमन आएगी। और देखिए, बड़ा मुझे एक ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा कि हमारे हमसाया मुल्क में जिस किस्म का रद्द-ए-अमल मीडिया पर आ रहा है, बजाय ये कि वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि देखिए अगर ये जंग जारी रहती तो इससे सिर्फ पाकिस्तान ने मुतासर नहीं होना था, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आबादी भारत की है, और अगर ये $200 का बैरल तेल हो जाता तो इसके जो भारत की मईशत पे असरात होते, जो वहाँ पर महंगाई होती, जो वहाँ की गुर्बत में इजाफा होता पूरे खिते के अंदर, और तमाम ग्लोबल साउथ जो है वो इस के अंदर पिघल जाता। यूरोप ने वर्स्ट हिट हो चुका है, यूरोप हिट हो चुका है, यानी कि इसमें कोई तमीज़ नहीं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका में $4 गैलन से ऊपर तेल की कीमतें जा चुकी थीं। तो ये एक इतनी बड़ी आलमी सतह के ऊपर मुआशी तबाही थी कि जिसके धाने से हम वापस आए। तो बजाय इसके कि वो अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान की बदौलत वो इस इम्तिहान से बच गए, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी ही ना समझी है और ये मैच्योरिटी है कि जिस तरीके से वो हर चीज़ को पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ये पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं था, ये इंसानियत का मैच था कि जिसमें पूरी इंसानियत दांव पे लगी हुई थी। जिस तरीके से ट्रंप ने मिसकैलकुलेट किया इस वॉर को, वैसे ही मोदी ने भी सिचुएशन को मिसकैलकुलेट किया। जंग से एक दिन पहले तो जाके इसराइल से मुआहदा किया उन्होंने, फिर
इंडियन वाटर्स के अंदर ईरानी जहाज़ और उसके सेलर्स को उन्होंने शहीद करवा दिया। देखिए, तारीख में ना आप अगर देखें तो बड़े बड़े ताकतें, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी बिजनेसेस, बड़े बड़े लीडर्स, उनके फॉल की एक वजह है जो कि कॉमन होती है, कंप्लेसेंसी। जब उनमें ओवर एस्टिमेशन आ जाए, वो कंप्लेसेंट हो जाएं और वो समझें कि दे हैव लार्जर देन लाइफ रोल और पावर, एरोगेंस, तो उसके बाद से उनका जवाल शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल है कि हमारे हमसाया मुल्क की क़यादत ने भी ख़ुद को एक लार्जर देन लाइफ और एक अपनी ख्याली दुनिया में वो रहना शुरू हो गए। उस ख्याली दुनिया की सारी जो बुनियाद थी उनकी बॉलीवुड के ऊपर थी। वो अपनी मनपसंद के फिल्में बना के और अपने मनपसंद के ख्याली पुलाव बनाकर उसमें ख़ुद को एक सुपर पावर में ढाल रहे थे, जबकि जो अमली दुनिया है उससे वो दूर होते जा रहे थे। अमली दुनिया का उन्हें पता चला ना जब वो जहाज़ गिरे ठक ठक ठक, तो फिर पता चला। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। जनरल साहब, एक शराइत के हवाले से बहुत तफसील से तो हम क्या सराही नहीं कर सकते, ये तो ईरान और अमेरिका आपस में बैठ के तनाज़ा तय करेंगे। लेकिन एक बुनियादी सवाल मेरे जहन में आता है कि ईरान को क्या मिनिमम एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो एक तो उसको ये यकीन दहानी होनी चाहिए कि अमेरिका दोबारा 6 महीने बाद उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। ये यकीन दहानी, ऐसी गारंटी होनी चाहिए कि अमेरिका उसका पाबंद हो के हमला हवर दोबारा 6 माह बाद नहीं होगा। दूसरा, जो उसके ऊपर सैंक्शंस का सिनारियो है, ईरान ये भी चाहेगा कि वो सैंक्शंस हट जाए, वो तमीर नौ की तरफ जाए, तरक्की की तरफ जाए। तो दो तो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जो वो चाहेगा। अपनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरान ये चाहता है कि उसका कंट्रोल बरकरार रहे, अमेरिका चाहता है कि वो इंटरनेशनल वाटरवेज़ की तरह खुल जाए। इसी तरह न्यूक्लियर के ऊपर ईरान को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अमेरिका के साथ, और एनरिचमेंट लेवल सिविल यूजेस के लिए तो रख सकता है, एटमी प्रोग्राम को हथियार बनाने के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो ये 2-3 बुनियादी नुकते हैं जिसके ऊपर गिव एंड टेक कुछ कर लें तो शायद बात आगे चल जाए। आपका तज्जिया? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान और यूएस, इन दोनों के पास क्या इस डिप्लोमेटिक मनोवर को छोड़ के दोबारा जंग की तरफ जाने के लिए कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जहां आज तक जो डिक्लेयर किए गए वो ऑब्जेक्टिव या ईरान मुकम्मल तौर पे हासिल कर पाएगा या यूएस मुकम्मल तौर पे हासिल कर पाएगा, नामुमकिन लगता है। तो ये आप समझें कि जो कुछ भी बयान दोनों तरफ से आ रहा है, दोनों तरफ उम्मीद की जा सकती है कि ये रियलाइजेशन है कि जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना था वो कर लिया। मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट दोनों तरफ से जो उनकी लिमिटेशंस थी वो सामने आ गई, और जो चाहती हैं दोनों साइड्स वो मिलिटरीली हासिल नहीं कर सकती। तो अगर मिलिट्री ऑप्शंस कोई बहुत प्रॉमिसिंग हो तो फिर बहुत हार्ड पोजीशंस लेके आप फॉल बैक पोजीशन मिलिट्री ऑप्शन को रख सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दोनों साइड इस वक्त उस पोजीशन में है। ईरान चाहे दुनिया पूरी को कहता रहे कि जितने प्रोटेस्ट दिसंबर, जनवरी या उससे पहले भी हुए वो बाहर से कराए गए और वो जेन्युइन प्रोटेस्ट नहीं थे, लेकिन ये हकीकत है कि सैंक्शंस जब से लगी हैं और पिछले चंद सालों में तो खास तौर पे ईरान में मुआशी मुश्किलात लोगों को हद से ज्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। वहाँ जिस तरह की इन्फ्लेशन है, जो उनकी करेंसी डिवैल्यू हो चुकी है, और इस 40-41 दिन की डिसरप्शन के बाद अगर मैं भूल नहीं रहा, ओवर 63,000 उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के जिसमें हर तरह की बिल्डिंग्स शामिल हैं, इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, हॉस्पिटल्स शामिल हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिड की फैसिलिटीज बहुत सारी शामिल हैं, डिसैलिनेशन प्लांट, बहुत कुछ है। उसको बिल्ड करने के लिए भी, रीबिल्ड करने के लिए भी एक बहुत मैसिव एफर्ट चाहिए। तो ईरान किसी तरह भी चाहेगा कि ये अभी मजीद दोबारा मिलिट्री ऑप्शन की तरफ ना जाना पड़े, और मेरे ख्याल में उनकी सैंक्शंस लिफ्ट हो जाती हैं और चाइना रशिया मिल के एक यूएस से एश्योरेंस लेके उनको कम्युनिकेट कर देते हैं विद समथिंग फ्रॉम देयर ओन साइड आल्सो। तो मेरे ख्याल ये दो बहुत अच्छे टेक अवेज होंगे। जिस तरह का एक स्टेटस की तब्दीली चाहते हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की, मेरा नहीं ख्याल कि उसको वो इस तरह रियलाइज कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, आपकी तवक्को क्या है इस बातचीत के अमल से? मेरे ख्याल में ये बातचीत चलेगी, इस्लामाबाद में ही चलेगी,
और मेरे ख्याल में जो पहला राउंड हो रहा है उसमें अगर इतना अचीव हो जाए कि सारी पार्टीज जो हैं वो ये कहें कि इस फोरम से ही बातचीत जारी रहनी चाहिए, थोड़ा सा कोई ऐसा कम्युनिटी आ जाए जो इससे पॉजिटिव होप्स को का एक एक्सप्रेशन आए सामने, सीज फायर में या थोड़ा सा इसको लंबा कर दिया जाए और मुस्तकम कर दिया जाए, इसराइल को लेबनान और दाएं और कल को अगर यमन में या गाजा में वो उसी तरह करते रहते हैं जैसे वो कर रहे हैं, इस पे कोई कदगन लग जाए तो पहले राउंड के लिए मेरा ख्याल है इतना कुछ अचीव अगर हो जाए और कमिटमेंट हो जाए सर तरफ से कि इस फोरम से बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा, और बाद में अगर लेटरली इसको कहीं एक्सपैंड करना पड़ता है और इंस्टीट्यूशंस को और मुल्कों को इन्वॉल्व करना पड़ता है तो उस पर भी इतफाक हो जाए तो ये अचीवमेंट होगी। जनरल मोहम्मद सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एहसन साहब, इस मामले में तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि पुरअमन तरीके से सारे मामला तय हो जाए और दोबारा जंग न छिड़े, लेकिन हमें इसके फौरी बाद शायद कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस्लामाबाद को ही फोरम बनाते हुए कुछ मुसलमान हमसाया मुल्कों को बुलाएं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को बुलाएं और यहाँ बैठ के डिस्कस करें कि सूडान में यूएई एक को सपोर्ट करता है, सऊदी अरब दूसरे को सपोर्ट करता है, यमन में यूएई एक को सपोर्ट करता है, सऊदी अरब दूसरे को सपोर्ट करता है, सोमालिया के अंदर भी यही सूरत हाल है और बाकी जगहों पे भी। तो इस तनाज़े को समेटने के लिए, इन तनाज़ात को समेटने के लिए बिठाएं यहाँ और ये तय करें कि मुसलमान तो एक दूसरे का गला मत काटो। देखिए नदीम मलिक साहब, यानी कि आप जितना भी देखें, बदकिस्मती ये है कि इस पूरे एपिसोड में भी मुसलमानों की आपस की नाचाकी और नाइत्तफाकी ब्रॉट अस टू दिस पॉइंट। और खुदा ना खास्ता इसराइल अगर कामयाब हो जाता अपने अल्टीमेट डिज़ाइन में तो यही होना था कि मुसलमान मुल्कों ने एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ खलीजी ममालिक, और इन्होंने एक दूसरे के तमाम ऑयल रिफाइनरीज़ के, पावर के, पानी के और डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने ही मिज़ाइलों से, अपने ही ड्रोन से तबाह कर देना था और ये पूरा ख़िता जो है वो एक खंडर बन जाता। तो उनके लिए तो बहुत शानदार ये सिनेरियो था जिससे हम अल्लाह का शुक्र है बच गए हैं। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि अब हमें चाहिए कि OIC जैसा फोरम जो है उसके सतह पर हम उसे एक्टिव करें और मुसलमान मुल्कों को एक ये OIC आपकी बहुत रेलेवेंट नहीं रही, अपनी जी वो एक खो गई है, हमने उसे डोरमेंट कर दिया है। लेकिन एक सेलेक्ट ग्रुप बुलाएं इस्लामाबाद, और इसमें कम अज़ कम ये है कि जो इस इलाके के ममालिक हैं, पाकिस्तान बहुत एक्टिवली इंगेज रहा है। आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनका सऊदी अरब की लीडरशिप से बहुत एक्टिव राब्ता रहा है, कतर के साथ रहा है, कुवैत के साथ रहा है, बहरीन के साथ रहा है, UAE के साथ रहा है, ओमान के साथ रहा है। तो इस रीजन के जितने भी ममालिक हैं उन सब के साथ बहुत क्लोज़ पाकिस्तान ने सफारतकारी की है। और देखिए एक बड़ा पाकिस्तान ने प्रिंसिपल्ड पोजीशन ली है। जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो भारत के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको कंडेम कर सके, चूँकि चंद रोज़ पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इसराइल का दौरा करके आए थे, उन्होंने खामोशी तान ली। लेकिन पाकिस्तान ने इसराइल के उस हमले की पुरजोर मजम्मत की, बरवक्त की। इसी तरह जब ईरान की तरफ से खलीजी ममालिक को निशाना बनाना शुरू किया गया तो पाकिस्तान ने उसकी भी मजम्मत की और अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया कि ईरान की लीडरशिप को बराबर कराए कि इससे जो तलखियाँ पैदा होंगी उससे सब तरफ़ैन का, तमाम साइड्स का बहुत नुकसान है और इसको कंटेन किया जाए। और पाकिस्तान बड़ी हद तक इस कोशिश में कामयाब भी हुआ कि हम ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान जो जंग के शोले हैं उनको भड़कने ना दें और इसमें कुछ एक ठहराव कायम रखें। तो ये जो पाकिस्तान ने दोनों तरफ़ैन के साथ अपनी इंगेजमेंट रखी और एक असूली तौर पे मौक़िफ़ रखा, और इसी वजह से आप देखिए कि सब ने पाकिस्तान पर एतमाद का इज़हार किया कि हम कोई उस तरह की तरफदारी किसी की नहीं की और हमने एक बड़ी सिंसियर एफर्ट की और उसमें हमारा बॉटम लाइन यही थी कि स्टेबिलिटी और पीस ऑफ द रीजन इज़ इन एवरीवनस इंटरेस्ट। और मेरा ख्याल है कि यही पाकिस्तान की जो ऑनेस्ट ब्रोकरेज है और अमेरिका के साथ भी जो हमारी इंगेजमेंट है उसमें भी अमेरिका को भी ये एहसास था कि पाकिस्तान किसी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सबके इंटरेस्ट में ये रोल प्ले कर रहा है, और फिर सब ने मिलकर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। सर, जो ग्रेटर इसराइल के उनके अज़ाइम हैं वो किसी से ढके छुपे तो है नहीं, उन्होंने वर्दियों के ऊपर डाले हुए हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर वो पोस्ट करते हैं। वो अमरीकी जो सेक्रेटरी दिफा है उनके, अब तो वो सेक्रेटरी जंग है बाकायदा, वो पीट हेगसेट,
वो यहाँ यरूशलेम क्रॉस बना के बैठे हुए हैं, और वो उनके सफ़ीर जो वहाँ पे हैं वो कहते हैं ग्रेटर इसराइल बिल्कुल इनका मजहबी हक है कि इनको ये काम करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जिसको बैठ के कतर को भी फिक्र होनी चाहिए, सऊदी अरब को, यूएई को भी फिक्र होनी चाहिए। ये पसंद नापसंद का तो इशू नहीं है, ये तो उनकी अपनी सर्वाइवल का भी इशू है। इस बारे में ना मेरा एक नुक्ता नज़र बड़ा थोड़ा मुख्तलिफ है। दुनिया की हर कौम इंटाइटल्ड है कि वो अपने मफाद में सोचे। देखिए, इज़राइल अगर ग्रेटर इज़राइल का सोचता है, मुसलमान मुल्क ग्रेटर मुस्लिम ब्लॉक का क्यों नहीं सोचते? यही खामी है। देखिए, हर कौम दुनिया की इंटाइटल्ड है कि वो अपने मफाद के अंदर ना सिर्फ उसकी हिफाजत करे बल्कि उसके लिए सोचे और ये देखे कि किस तरह वो अपने मफादात को बढ़ा सकती है। आपका दुश्मन आपके ख़िलाफ़ हमेशा साजिश करेगा। हम अगर ये तवक्को रखें कि भारत जो है वो कोई ऐसा इकदाम करेगा कि जो पाकिस्तान की मजबूती का बायस होगा, तो ये हमारी खामख्याली होगी। उन्होंने तो हमें कमज़ोर करना है। पाकिस्तान को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमने ये सोच कर अपने फैसले करने हैं कि भारत ने तो हमारी टांग खींचनी है, हम उससे कैसे बचें और ख़ुद को कैसे मजबूत करें और हम भारत की टांग खींचने की पोजीशन में आ जाएं। इसी तरह अगर इसराइल एक ग्रेटर इज़राइल रखता है या कोई और लोग इस तरह के रखते हैं, वो जो मर्जी करें, ये मुसलमान ममालिक की अपनी जिम्मेदारी है। और अगर हम इसमें फेल होते हैं तो ये हमारी कमज़ोरी है, हमारी नाकामी है। और मैं समझता हूँ कि यही वो टेस्ट है जो इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड को दरपेश है कि अगर हमारे मुखालफीन हमारे ख़िलाफ़ एक एजेंडा रखते हैं तो हम अपने मफाद में अपना एजेंडा क्यों नहीं रखते या हम उनका रद्द क्यों नहीं कर सकते। इस जंग के बाद देखते हैं कि इस इलाके के अंदर नई अलाइनमेंट होगी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी के हवाले से। मैं समझता हूँ कि ये जो हालिया माजी के वाक़यात हैं, इन्होंने बहुत सा सबक छोड़ा है बहुत से मुल्कों के लिए। और इसमें मैं यकीनन इस जंग के बाद देखता हूँ कि बहुत सी नई अलाइनमेंट होगी दुनिया के अंदर, और बिलखसूस इस खिते के अंदर ये एहसास होगा कि हमें अपने मफादात के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, बजाय ये कि हम बैरूनी सहारे तलाश करें। अमेरिका को अड्डे देकर सिक्योरिटी नहीं होनी, आपस में हाथ मिला के हो सकती है। जी, अगर हम ज़्यादा कोलैबोरेशन करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट से बचेंगे तो उसमें प्रॉस्पेरिटी है, उसमें इस खिते की तरक्की है। देखिए, तारीख ये बताती है कि जहाँ पर भी आप कॉन्फ्लिक्ट्स में गए हैं वहाँ पर आपका नुकसान होता है। और इसी तरह बहुत से हमारे खलीजी ममालिक को जिन्होंने ख़ुद को एक डेस्टिनेशन बनाया, सेफ़ हेवन बनाया। देखिए, अब स्विट्ज़रलैंड की मैं मिसाल देता हूँ। स्विट्ज़रलैंड ने ख़ुद को एक सेफ़ हेवन बनाया कि दुनिया में हम एक सेफ़ हेवन है, आप आइए सरमायाकारी करें और हम एक न्यूट्रल पोजीशन रखेंगे। लेकिन उन्होंने उसके बाद ख़ुद को इलाकाई और दुनिया के जो तनाज़ात हैं उनसे बिल्कुल रिंग फेंस कर लिया। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। और इसीलिए आप देखिए वो एक कितने अरसे से सदी हो गई या अशरे हो गए, स्विस अकाउंट्स खोल लें और यहाँ सियाहत करें, बाकी इसके बॉर्डर के बाद क्या हो रहा है हमारा कोई ताल्लुक नहीं। किसी दुनिया में क्या होता है कोई ताल्लुक नहीं ना। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें सबक सीखना चाहिए कि हमें तनाज़ात से बचना चाहिए, आपस में एक दूसरे से ताउन करना चाहिए और इस खित्ते का मुस्तकबिल एक इस खित्ते के ताउन और आपस में बामी एतमाद के ऊपर है। एहसान इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।